हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। आज की वीडियो में हम दृष्टि करंट अफेयर घटना चक्र की बुक को देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य की खबरों से। जिस बुक से जो है यूपीपीसीएस के लिए जो इम्पोर्टेंट तो है ही है, अदर एग्जाम में भी जहां से क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, एंड जो भी आपके सजेशन एंड फीडबैक हो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए देखते हैं। आम आदमी पार्टी को मिला राष्ट्रीय दल का दर्जा। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा 10 अप्रैल 2023 को मिला है। इसका चुनाव चिन्ह है झाड़ू। चुनाव चिन्ह आरक्षण या आवंटन अधिनियम 1968 के तहत इसके जो है किसी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए 3 मानदंड निर्धारित किए गए हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से 3 मानदंड निर्धारित किए गए हैं। उसे जो है 4 राज्यों में कुल वैध मतों का 6% उसे हासिल करना चाहिए, और जो है लोकसभा की न्यूनतम 4 सीटों पर उसे जीत हासिल होनी चाहिए किसी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए। दूसरा मानदंड है यहाँ पर पिछले चुनाव में उसने कुल सीटों की 2% सीटों पर विजय प्राप्त की हो। अगला तीसरा मानदंड है 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता होनी चाहिए उस पार्टी को। तो ये जो तीनों मानदंड इसके द्वारा चुनाव चिन्ह आरक्षण आवंटन अधिनियम 1968 के द्वारा जो निर्धारित किए गए हैं, इन तीनों मानदंडों को आम आदमी पार्टी ने पूरा कर लिया है, इसलिए 10 अप्रैल 2023 को इसे राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल गया है। वर्तमान में बात कर लेते हैं कितने राष्ट्रीय दल हैं। तो वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की संख्या है 6, जिसमें है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। और इधर बात कर लेते हैं किन किन पार्टियों से राष्ट्रीय दल का दर्जा छीन लिया गया है। तो ये जो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस से और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से और राष्ट्रवादी पार्टी से जो ये राष्ट्रीय दल का दर्जा छीन लिया गया है। 3 पार्टियों को याद रखिए। अगला देखते हैं। अगला है यहाँ पर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसकी घोषणा कब की गई। तो ये बजट भाषण 2023-24 में की गई, और इसको लॉन्च किया अमित शाह गृह मंत्री है, इन्होंने लॉन्च किया 10 अप्रैल 2023 को। और ये उत्तरी सीमा के जो सीमावर्ती गांव हैं उनमें कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया, क्योंकि वहां पर जो है इंटरनेट वगैरह की सुविधाएं कम रहती हैं, तो जिससे वहां पर इंटरनेट अन्य चीजों की जो है पहुंच प्राप्त हो सके इन गाँवों को। और इसे लॉन्च कहाँ से किया गया। तो ये अरुणाचल के अंजाव जिला के किबुतु गांव से लॉन्च किया गया। याद रखिए, पूछा जा सकता है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को कहाँ से, किस गांव से या किस राज्य के किस जिले से लॉन्च किया गया। तो याद रखिए अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंजाव जिले से और उसके किबुतु गांव से। इसमें जो है कितने राज्य शामिल है। तो यहाँ पर इसमें शामिल है हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख। इनमें 19 जिलों के 46 ब्लॉकों के जो है 2967 गांवों को इसमें वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में शामिल किया गया है। आगे बात करते हैं। अगला है यहाँ पर इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 ये भी 4 अप्रैल 2023 को जारी की गई है। इसमें जो है न्याय प्रणाली के 4 स्तंभों पर ही आधारित रहती है, जिसमें पुलिस, जेल प्रणाली, न्यायपालिका और कानूनी सहायता। ये याद रखिए, इसके 4 स्तंभ, 4 पिलर्स हैं इसमें। ये पिलर्स कभी कभी पूछ लेता है न्याय प्रणाली के जो है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट या न्याय प्रणाली के इसमें कौन कौन से 4 स्तंभ है। तो पुलिस, जेल प्रणाली, न्यायपालिका और कानूनी सहायता। ये इसका 3रे नंबर का संस्करण है। प्रथम संस्करण इसका जो था तो ये 2019 में जारी किया गया था। इसमें राज्यों को 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। राज्यों को बड़े एवं मध्यम आकार के राज्य और छोटे राज्यों, इन्हें इस रिपोर्ट में जो है राज्यों को 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। आगे बात करते हैं। यहाँ पर 102 संकेतकों के आधार पर राज्यों को श्रेष्ठ, मध्यम एवं खराब श्रेणी में विभाजित किया गया है। और बड़े राज्यों की बात करें तो बड़े राज्यों में कर्नाटक जो है 6.38 स्कोर के साथ ये श्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में रहा है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश 3.78 के जो है रैंक के साथ, ये स्कोर के साथ अंतिम स्थान पर रहा है, और इसकी रैंक है 18वीं रैंक इसने प्राप्त की है। और अब छोटे राज्यों की बात करें तो छोटे राज्यों में सिक्किम है। तो सिक्किम ने जो है 5.01 स्कोर के साथ जो है श्रेष्ठ राज्य का दर्जा प्राप्त किया। और गोवा ने जो है तो ये 3.42 स्कोर के साथ ये अंतिम स्थान पर रहा, और इसने 7वीं रैंक हासिल की है। तो याद रखिए कर्नाटक,
बड़े राज्यों में कर्नाटक श्रेष्ठ राज्य पर और उत्तर प्रदेश अंतिम स्थान पर 18वीं रैंक। छोटे राज्यों में सिक्किम जो है श्रेष्ठ राज्य और गोवा अंतिम स्थान पर। याद रखिए इसकी रैंक 7वीं है, इस उत्तर प्रदेश की रैंक 18वीं। इसके जो है विभिन्न स्तंभों में उत्तर प्रदेश की रैंक क्या रही है, तो उत्तर प्रदेश की जो ये 4 इसके स्तंभ हैं, इसमें पुलिस प्रशासन, पुलिस में इसकी रैंक रही है 15वीं, जेल प्रणाली में इसकी रैंक रही है 17वीं, और न्यायपालिका में इसकी रैंक रही है 15वीं, और कानूनी सहायता में इसकी रैंक रही है 18वीं। तो याद रखिए इसकी रैंक, ये इसके 4 जो है स्तंभ है। आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पर एमवी गंगा विलास विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज। यहाँ पर तो यही याद रखिए कि एमवी गंगा विलास जो क्रूज जो है ये विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज बन गया है, एमवी गंगा विलास। इसे जो है राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के द्वारा लागू किया गया था। इसका उद्देश्य है देश में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य है एमवी गंगा विलास का। इसे लॉन्च किया तो इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, याद रखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है इस यात्रा को वाराणसी से रवाना किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमवी गंगा विलास को जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी से रवाना किया। और ये जो है किस किस राज्यों से, किस किस शहरों के, राज्यों के किन किन शहरों से गई होकर गुजरी, तो ये बिहार के पटना से और झारखंड के साहिबगंज से, पश्चिम बंगाल के कोलकाता से गुजरी। इसे 28 जनवरी 2023 को जो है तो ये असम डिब्रूगढ़ के बोगीबील गांव में ये यात्रा पूर्ण कर ली गई। याद रखिए कहाँ पर, असम के डिब्रूगढ़ के बोगीबील गांव में, बोगीबील में ये यात्रा जो है पूर्ण हुई। आगे बात करते हैं, ये भारत के साथ जो है इसमें कहाँ की यात्रा भी शामिल थी, तो भारत के साथ जो इसमें बांग्लादेश की भी यात्रा शामिल थी। और ये कुल जो है कितने किलोमीटर की थी, 3200 किलोमीटर की ये कुल यात्रा थी। यह क्रूज यात्रा जो है कोलकाता धुबरी तक गई, इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल मार्ग से गुजरी। यात्रा जो है ये क्रूज यात्रा कोलकाता धुबरी तक इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल मार्ग से भी गुजरी। याद रखिए इसमें कुल 27 नदी प्रणालियों से गुजरी। ये यात्रा जो है तो कुल 27 नदी प्रणालियों से गुजरी। और एमवी गंगा विलास पोत की लंबाई है तो ये 62 पॉइंट जो है 5 और चौड़ाई इसकी 12.8 है। तो याद रखिए लंबाई और चौड़ाई इसकी एमवी गंगा विलास पोत की। आगे बात करते हैं इसमें, इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेंट सिटी का उद्घाटन किया। यह भी याद रखिए पूछा जा सकता है, इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेंट सिटी का उद्घाटन किया। आगे बात करते हैं, केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय। यहाँ पर बस ये ही इम्पोर्टेंट है, बस इतना ही याद रखिए है। यही क्वेश्चन इसी तरह कुछ पूछा जा सकता है कि क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय कौन बना है, तो ये आंसर हो जाएगा केरल उच्च न्यायालय। इसकी क्षेत्रीय भाषा है मलयालम, केरल की उच्च न्यायालय की। इसमें जो एस मणिकुमार और साजी पी चाली की एक खंडपीठ द्वारा इसमें निर्णय दिए गए। ये दोनों निर्णय कौन कौन से दिए गए, तो निर्णय देख लेते हैं। निर्णय दिए गए वाहन ऋण क्रय से संबंधित निर्णय और चेक डैम के जो है निर्माण से संबंधित निर्णय इसमें दिए गए। ये जो क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय बना केरल, इसमें पहले ये दोनों निर्णय दिए गए एस मणिकुमार और साजी पी चाली की खंडपीठ द्वारा ये दोनों निर्णय दिए गए। ये दोनों निर्णय याद रखिए। और ये केरल उच्च न्यायालय जो है क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय बना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिए। अगला है निर्वाचन आयोग की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय, तो इसमें ये 5 सदस्यीय जो है संवैधानिक पीठ का गठन की बात की गई है। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों को की नियुक्ति पर एक समिति को जो है राष्ट्रपति सिफारिश द्वारा इसमें गठित किया जाएगा। इसके समिति के सदस्य इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये समिति के सदस्य इंपॉर्टेंट है। तो समिति के सदस्य इसमें होंगे कौन, प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश इस समिति के जो है सदस्य होंगे। आगे बात करते हैं, अगला है यहाँ पर एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। एसआर जो है ये अभी प्रकाशित की गई है। ये एसआर जो है 2022, इसमें ग्रामीण भारत में जो है 3 से 6 वर्ष के बच्चों की नामांकन की स्थिति, ग्रामीण भारत में 3 से 6 वर्ष की बच्चों की नामांकन की स्थिति पर ये आधारित है। इसमें 5 से 16 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी पढ़ने की क्षमता और गणित करने की बुनियादी क्षमताओं पर इसे केंद्रित किया गया है। ये एसआर को इसमें 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी नामांकन की दर जो है 15 वर्षों से 95% से ऊपर है, ये याद रखिए। इंपॉर्टेंट है इसमें नामांकन दर जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं
ना पढ़ने वाले उनकी दर जो है 95% ऊपर है 15 वर्षों से। अगला यहाँ पर 15 से 16 वर्ष की अनामांकित लड़कियों का अनुपात जो है 10% से अधिक रहा है। इसमें किन किन राज्यों में 15 से जो है 16 वर्ष की ना पढ़ने वाली लड़कियां हैं, उनका अनुपात रहा है 10% से अधिक रहा है, 10% से अधिक अनुपात रहा है उनका। ये मध्य प्रदेश में रहा है 17% अनामांकित लड़कियों का, उत्तर प्रदेश में रहा है 15% और छत्तीसगढ़ में रहा है 11.2%, याद रखिए। अगला है यहाँ पर हुब्बली जंक्शन। ये हुब्बली जंक्शन है तो ये विश्व का सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म बना है। इसका पहले नाम था श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुब्बली जंक्शन, जो कि कर्नाटक का है। ये धारवाड़ कर्नाटक में है। हुब्बली जंक्शन धारवाड़ कर्नाटक में, याद रखिए। इसकी लंबाई है तो 1507 मीटर है इसकी लंबाई हुब्बली जंक्शन की। अगला है विदिशा। विदिशा जो है 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला बना है। विदिशा, याद रखिए, विदिशा ये मध्य प्रदेश का जिला है। ये 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला बना है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम 2018 के तहत। इसमें 112 जो है जिलों में उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं। ये याद रखिए, उत्तर प्रदेश के कौन से 8 जिले शामिल हैं, ये पूछ लिया जाता है। तो उत्तर प्रदेश के इसमें 8 जिलों में शामिल हैं बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र और फतेहपुर। ये जो है 112 जिलों में, आकांक्षी जिलों में 112 में उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं। आगे बात करते हैं। अगला है तमिलनाडु। तमिलनाडु स्वयं का जलवायु परिवर्तन शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। तमिलनाडु जो है तो ये स्वयं का जलवायु परिवर्तन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है, या देश का पहला राज्य बन गया है। ये तमिलनाडु जो है देश का पहला राज्य, स्वयं का जलवायु परिवर्तन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अगला है धर्मदम, भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र। ये धर्मदम जो है तो ये भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है। स्थित कहाँ है, तो ये केरल के कन्नूर में स्थित है। और इसे पुथुलवाइल नारायण पाणिक्कर केरल में पुस्तकालय आंदोलन के जनक थे। इसके जो ये पुथुलवाइल नारायण पाणिक्कर थे, ये केरल में पुस्तकालय आंदोलन के जनक थे। यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये भारत का पहला पांडुलिपि ग्रंथालय कहाँ है, पामलिप या कहीं कहीं पर ताड़ की पत्तियों का भी पांडुलिपि ग्रंथालय, तो ये इंपॉर्टेंट है, केरल के तिरुवनंतपुरम में है। भारत का पहला पांडुलिपि ग्रंथालय केरल के तिरुवनंतपुरम में। अगला है, आगे बात करते हैं, सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र। सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र ये भारत का है। देश के सबसे बड़े तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र का जो है उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये किया गया आंध्र प्रदेश में। और एशिया का सबसे बड़ा सीवेज उपचार संयंत्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो ये दिल्ली में किया जा रहा है। ये यमुना कार्य जो है योजना द्वितीय के तहत, यमुना कार्य योजना सेकेंड के तहत किया जा रहा है। इसमें बस यही इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। अगला है यहाँ पर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सौर संयंत्र। ये जो हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सौर संयंत्र है, तो ये विबोरिया कमेडियन, ये मुंबई की एक आवासीय सोसाइटी है। इसके जो है मध्य एक समझौता हुआ है, ये टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड और ये विबोरिया कमेडियन जो कि देश की पहली आवासीय सोसाइटी है। इसमें जो है ये कैप्टिव सौर ऊर्जा का प्रयोग करने वाली पहली आवासीय सोसाइटी बनी है विबोरिया कमेडियन देश की। आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पर केरल। केरल जो है तो अभी हाल ही में देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है। ये किस में बना, तो ये 2021 में त्रिशूर योजना के तहत बना है। केरल का नाम याद रखिए। देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य 2021 में त्रिशूर योजना के तहत बन गया है। आगे बात करते हैं। अगला है स्मार्ट कार्यक्रम। इंपॉर्टेंट है स्मार्ट कार्यक्रम। स्मार्ट इसे आयुष मंत्रालय द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है। इसका फुल फॉर्म है स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च टीचिंग एंड प्रोफेशनल्स। इसमें जो है इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस, आयरन की कमी से मधुमेह, मोटापा, अन्य जैसे होने वाले रोगों पर जो है इसमें ध्यान केंद्रित किया गया है। स्मार्ट कार्यक्रम में इसे आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। इसका फुल फॉर्म याद रखिए स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च टीचिंग प्रोफेशनल। फ्रेंड्स,
आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे का पार्ट हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।